जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आपसे चर्चा करते हैं खिजली वंश। कल हमारा बलबंत तक कंप्लीट हो गए थे। बलबंत के बाद अगर हम लोग देखें तो हमें कैकूर और कैमूर देखने को मिलता है। कैकूर बार, कैकूर उसका नाम था कैकूर, उसका सरनेम था बार। ठीक है, तो इसको हमें देखने को मिलता है 1287 से इसका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। 1287 से लेके 1290 तक, मतलब इसने 3 साल तक ही शासन किया। ठीक है, और जो उसका सेनापति था तो हम देखें तो इसका सेनापति जलाउद्दीन फिरोज खिजली था। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसने खिजली वंश की नींव रखी। ओके, और इसके बाद हुआ कैमूर। कौन? कैमूर। यह हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। ओके, इसके बाद एक और हमें देखने को मिलता है कैकूर के बाद कैमूर, इसके बाद खिजली वंश यहाँ से प्रारंभ होता है। ओके, खिजली वंश के बारे में अगर हम देखें तो खिजली वंश 1290 से लेके 1320 तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आज हम लोग कौन सा वंश पढ़ेंगे? खिजली वंश। खिजली वंश। ओके, खिजली वंश हमें कितने से देखने को मिलता है? 1290 से लेके 1320 तक। 1290 से और 1320 तक इसका यह शासन पीरियड हमें इस समय पीरियड देखने को इस वंश का मिलता है। ओके, तो इस वंश का अगर हम लोग देखें तो प्रथम शासक हमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिजली देखने को मिलता है। ठीक है, इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। किसको? किलोखरी को बनाया। ठीक है, तथा इसने जनता की इच्छा के द्वारा ही शासन किया। जैसे जनता की प्रेरणा हुई उस हिसाब से इसने शासन करने की हमें जानकारी मिलती है। तथा इसने अपने भतीजे या बोले दामाद को इसने विजयनगर की ओर रवाना किया और विजयनगर को इसने लूटने के लिए अपने दामाद को भेजा था। ठीक है, और लूट भी लेता है और धन का इसको समर्पित भी कर देता है। ठीक है, एक चीज हमें जानकारी मिलती है कि जलाउद्दीन फिरोज शाह खिजली के बारे में हमें एक चीज पता चलती है कि इसका जो दामाद था अलाउद्दीन खिजली को एक बार यह नीचे भेजता है दक्षिण भारत के लिए। दक्षिण भारत को वह विजय प्राप्त कर लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिजली। अलाउद्दीन जब विजय प्राप्त कर लेता है तो यह हिसाब मांगता है। कौन? जलाउद्दीन जब हिसाब मांगता है तो जो अलाउद्दीन हिसाब सही तरीके से नहीं दे पाता है और अलाउद्दीन इसको मार देता है और अलाउद्दीन गद्दी पे आसीन हो जाता है। ओके, यह सब हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि दामाद ने ही अपने ससुर को मार दिया और बलबन को देखे बलबन ने अपने दामाद को मार दिया था। ओके, ऐसा हमें जानकारी इतिहास से अलग अलग तौर पे अलग अलग कैटेगरी में पढ़ने को मिलती है। ओके, अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिजली। कौन सा? अलाउद्दीन खिजली के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें इसकी शासन पीरियड 1296 से लेकर 1316 तक देखने को मिलता है। कब तक? 1296 से 1316 तक। जो शासन पीरियड है इतना हमें पढ़ने को इसका मिलता है। अब हम इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में दो चीजें पढ़नी होती हैं। एक इसका साम्राज्यवाद और दूसरा इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली। ओके, कौन कौन सी दो चीजें पढ़ना है? साम्राज्यवाद तथा बाजार नियंत्रण प्रणाली। उसके पहले हम लोग इसकी बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं कि इसकी बेसिक चीजें हमें क्या क्या देखने को अलाउद्दीन के बारे में हमें पढ़ने को मिलती हैं, जो वनडे एग्जाम से हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो हम इसका देखें तो इसका बचपन का नाम अली तथा गुलपर्स था। ओके, तथा इसने अपना राज्याभिषेक बलबंत के महल में करवाया। ओके,
तथा इसने सिकंदर की तरीका से ही पूरे विजय प्राप्त करने की इसने नींव रखी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बचपन का नाम क्या था? अली। ओके। राजब से अब से किसके? बलबन के महल में। महल में करवाया। ओके। ये दो चीज हो गई। गुलसर्फ भी इसको कहते हैं। ओके। तथा इसने सिकंदरी सहानी की तरह है। किसके? सिकंदरी ए सहानी विश्व विजय की नीति अपनाई। ये क्या है विश्व विजय की नीति? इसने सोचा कि मैं सिकंदर की तरीके से पूरे विश्व भर में अपनी विजय पताका फैलाऊं। लेकिन इसमें से थोड़ा सा चेंजेस था। पहले इसने भारत को जीतने के प्लान बनाया था। ओके। तथा इसने खलीफा, उस समय जो खलीफा थे उससे भी मान्यता प्राप्त की। तो कह सकते हैं इसमें दूसरा क्या? खलीफा से पत्र लिया कि मैं शासक हूं, कि मैं भारत का शासक हूं। ओके। डाउट तो नहीं? इतना काफी है। ठीक है। तथा इसने एक नया धर्म चलाने की कोशिश की, लेकिन उमैयाओं के कहने पर इसने यह अपना निर्णय बदल दिया। ओके। तथा इसने कुतुब मीनार की प्रतिद्वंदी अलाई मीनार बनवाई। कौन सी? अलाई मीनार। कौन सी मीनार? अलाई मीनार का निर्माण कराया। ओके। इसने अलाई मीनार का भी इसके निर्माण कराया। ओके। अब हम देख लेते हैं कि जब ये शासक बना तो इसने 4 घोषणाएं की। कौन सी? शासक बनने के बाद शासक बनने पर 4 घोषणाएं की। कौन कौन सी 4 घोषणाएं की? तो हम देखते हैं। पहली घोषणा स्थायी गुप्तचर। पहला स्थायी गुप्तचर इसने रखे। दूसरा, इसने स्थायी गुप्तचर रखे। दूसरा, इसने दान की भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया, मतलब सरकारी भूमि में बदल दिया। सरकारी भूमि में बदला। ओके। खालसा भूमि थी जो उस समय इल्तुतमिश के समय प्रणाली चालू की गई थी, एकता प्रणाली, उसको इसने पूरी तरीके से बदल दिया और जो भूमि थी उसको पूर्ण तरीके से दे दिया गया। ओके। यह हमें देखने को प्राप्त होती है। इसके बाद हम और देखें तो हम लोग और इसके बारे में देखें तो हमें और जानकारी मिलती है कि इसने मद्यपान, मतलब दारू वगैरह पे भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। मद्यपान। तीसरा नंबर, मद्यपान पर रोक। ओके। और चौथा नंबर देखें। चौथा नंबर पे इसने क्या किया? चौथे नंबर पे देखें तो इसने छोटे त्योहारों पर अमीर लोगों को
मिलने पर प्रतिबंध कर दिया। मतलब जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग से हैं, उनको बड़े लोगों से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया त्योहारों पर, कह सकते हैं। पर अमीर लोग गरीब से नहीं मिलेंगे, गरीब से नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इसका मानना था कि अगर अमीर लोग गरीब से मिलेंगे तो यह लोग कुछ ना कुछ पैसा गरीबों को देंगे और गरीब धीरे धीरे अमीर हो जाएंगे। ये इसकी मानसिकता थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। इसने ऐसा किया। ओके, अब आ जाओ इसके समय पे 4 प्रमुख कह सकते हैं कर। 4 प्रकार के प्रमुख। ओके, अब 4 प्रमुख के कौन से कर हैं? तो हम देख सकते हैं जजिया, जकात, खरात, खम्मात। ओके, पहला जजिया, जजिया, दूसरा जकात, खरात, तीसरा खरात और खम्बात। खम्बात, जजिया, जकात, खरात, खम्बात। जजिया क्या था? जजिया था गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला टैक्स। किससे? गैर मुसलमानों से। यह कौन सा था? गैर मुस्लिम, मुस्लिम से लिया जाता था। ओके, गैर मुस्लिम से लिया जाता था। इसके बाद जकात, मुसलमानों की आय से। यह जकात किससे? मुसलमानों की आय से, मुस्लिम की आय से। ओके, और खराज या खरात, खरात या खजात। यह खजात क्या था? यह लूट का धन था, जो सैनिक दूसरे राज्यों में लूट के आते थे उसका था। सैनिकों द्वारा लूट का धन। ओके, लूट का यह धन था। इसके बाद आ जाओ, हम देखें एक और हमें देखने को मिलता है। सॉरी, जी वाला है जो खम्बात है, जो खम्बात है, जो खम्बात है, यह मुसलमानों की आय से था। मुस्लिम की आय। ओके, ये मुस्लिम की आय तथा भूमि से था। आय की भूमि, भूमि। और जो खम्बात था यह लूट का था, लूट का था। ओके, यह 4 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, जजिया, जकात, खरात, खम्बात। ओके, अब अच्छा अलाउद्दीन के विभाग। अलाउद्दीन के विभाग तो दीवाने आरज यह सैन्य विभाग था, दीवाने इंसा यह शाही अदालतों का पालन करना, दीवाने बरद दीवान का था, मतलब वजीर का था। ठीक है, दीवाने रियासत यह बाजार नियंत्रण थी। हम यह आपको नेक्स्ट क्लास में इनकी इस नियंत्रण प्रणाली को एक अलग से टॉपिक आपको समझाते चलेंगे। ओके, अब आ जाओ अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान। सबसे इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम के हिसाब से हम देख रहे हैं तो हमारे हिसाब से वनडे एग्जाम के हिसाब से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम में हम लोग देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान। ओके, सैन्य अभियान, सैन्य अभियान देखते हैं। तो सैन्य अभियान में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है कि इसने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत पर अभियान किया। इसने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत पर इसने अभियान हमें देखने को मिलता है। ओके,
उत्तर भारत से दक्षिण भारत पे इसके हमें देखने को अभियान देखने को मिलते हैं। तथा इसको सबसे अधिक अगर हम देखें तो इसको मंगोलों से तकलीफ थी। किससे? मंगोलों से इसको तकलीफ हमें देखने को मिल रहा है, और इसको सबसे ज़्यादा सुरक्षा मंगोलों से ही हुई है। तथा इसने सोचा कि यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर दिल्ली देखने को मिलते हैं, और इसको लगता था कि इसका माल इधर से जाता था तो यह मंगोल वाले इसको लूट लेते थे, इसका माल को, व्यापारियों को परेशान करना है। तो इसने ये सोचा कि मैं क्यों ना हो सके मैं यहाँ से जाके ऐसे व्यापार करूं। ओके, इसको ऐसा लगा। तो इसने सबसे पहले हम देखें तो 1297 में इसने गुजरात की शासक रायकण को पराजित किया। किसको? 1297 में, या लिखें 1297 में गुजरात के शासक रायकण को पराजित किया, और इस वाले क्षेत्र पे इसने अपना अधिकार कायम कर लिया। ओके, इस साइड के क्षेत्र पे इसने अपना अधिकार कर लिया, और यहीं से मलिक कफूर को खरीदा किया था। और किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। किसने? नुसरत खान ने इसको खरीदा था। कभी खरीदा था? जब यह विजयपुर अभियान करके आ रहा था, वापस आ रहा था। ठीक है, अलाउद्दीन को फिर इसने भेंट किया नुसरत खान ने। ओके, और इसके बाद 1301 में रणथंभौर विजय की। 1301 में रणथंभौर विजय प्राप्त की। ओके, कभी किया? 1301 में। ओके, और नुसरत खान यहाँ पर मारा गया। कौन? नुसरत खान यहाँ पे मारा गया। इसके बाद 1303 में पद्मावती के लिए अभियान हमें देखने को मिलता है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ अभियान किया। कहा था? चित्तौड़ अभियान किया। में रायगढ़ को पराजित किया, 1301 में रणथंभौर विजय प्राप्त की, और 1303 में चित्तौड़ अभियान किया और जीता। सबसे इंपॉर्टेंट हमें यही देखने को इसके बारे में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि रानी पद्मावती जो थी, राजा रतन सिंह की पत्नी थी, चित्तौड़ में, जैसे कि हम पद्मावती मूवी देखते हैं तो हम उसमें जानकारी प्राप्त होते हैं कि एक जो महाराजा रहते हैं वो धोखा देते हैं और अलाउद्दीन के बारे में पता चला। लेकिन हम एक बेसिक चीज़ देखें कि इसको मंगोलों से यहाँ पे तकलीफ थी इस साइड की, तो वह सोचता था कि मैं यहाँ से जाके यहाँ पे विजय प्राप्त करूँ, यहाँ जो सामान है मैं अपना सप्लाई करूँ। तो मैन देखें तो उसका एक पद्मावती के लिए तो हम कह सकते हैं कि पद्मावती के लिए उसने किया, लेकिन उसकी एक व्यापारिक नीति भी हमें देखने को वहाँ से मिलती है। इसने व्यापारिक नीति के लिए भी यह किया। ओके, तो अब हम रानी पद्मावती के बारे में हम आपको बताएं तो राजपूतों की एक परंपरा रही है कि मैं हारना पसंद करूंगी लेकिन रणभूमि से भागना नहीं, रणभूमि में मरना पसंद करूंगा। जब अलाउद्दीन खिलजी एक पत्र भेजता है अपनी सेना दिल्ली से लेके चित्तौड़गढ़ को घेर लेता है, तो चित्तौड़गढ़ के राजा जो रतन सिंह थे उनके लिए एक पत्र भेजता है कि मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ। क्या? मित्रता करना चाहता हूँ। मित्रता में लिखा है कि मैं आपके यहाँ खाना खाने आता हूँ और मुझे एक बार आप अपनी जो पत्नी है
रानी पद्मावती उनके दर्शन करा दीजिए, मैं इसके बाद आपको छोड़ के निकल जाऊंगा, मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। कहा जाता है कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी बहुत विशाल थी और राजा रतन सिंह के पास उतनी उस समय इतनी सेना नहीं थी। ओके, इस तरीके से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो राजा रतन सिंह अपने मंत्रिपरिषद से राजा रतन सिंह अपने मंत्रिपरिषद में बैठते हैं और कहते हैं कि ठीक है, उसको खाना खाने के लिए हम बुलाते हैं और पद्मावती को हम एक पात्र में पानी रखेंगे, उसमें उनकी परछाई पड़ेगी और अलाउद्दीन उसके जरिए देख सकते हैं। तो अलाउद्दीन को ऐसा पत्र लिखता है कि हम डायरेक्ट तो हमारी रानी है जो हम उससे नहीं मिला सकते हैं, लेकिन हाँ हम आपको इस प्रकार उनका मुख दिखा देंगे। अलाउद्दीन खिलजी उनकी यह बात से सहमत हो जाता है। राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी आता है तो खाना पे आता है। अलाउद्दीन खिलजी जैसा बताया था राजा रतन सिंह ने उस हिसाब से दिखाते हैं। तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन जब पानी की हमें उनकी छवि देखता है तो पद्मावती के इतना मोहित हो जाता है कि कहता है कि किसी प्रकार मैं पद्मावती को हासिल करूँगा। इसके बाद वह जाता है और दोबारा पत्र भेजता है अलाउद्दीन खिलजी को कि मैं अब नहीं जा रहा हूँ, मेरे को अपनी जो पत्नी है तुम्हारी वो मुझे भेज दो। तो राजा रतन सिंह कहते हैं नहीं मैं नहीं भेजता। फिर अलाउद्दीन दूसरा पत्र भेजता है कि आओ मैं आपके यहाँ खाने आया, एक बार आप भी तो हमारे यहाँ खाना खाने आइए। और राजा रतन सिंह जब जाते हैं तो राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी जब रानी पद्मावती को पता चलता है, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी को राजा रतन सिंह बुलाते हैं तो गोरा बादल इसका बुरा मान के इनका राज दरबार छोड़ के चले जाते हैं। गोरा बादल दो चचा भतीजे थे और इनकी सेना के बहुत प्रमुख सेनापति भी थे। राजा रतन सिंह जब उतर किडनैप हो जाते हैं अपन राजा रतन सिंह अलाउद्दीन धोखे से छल से किडनैप कर लेता है। तो पद्मावती ढूंढते ढूंढते उनके गांव में जाती हैं। गांव से पता चलता है कि गोरा बादल जंगल में कहीं रह रहे हैं। तो गोरा बादल को वापस लुभा के पद्मावती आती और पद्मावती से कहती हैं कि आप अलाउद्दीन को लिए पत्र लिखो कि मैं तथा मेरी 750 जो दासियां हैं वो सब आपके महल में तथा जहाँ पे आप वास कर रहे हैं वहाँ पे आएंगी, लेकिन मैं अकेले नहीं, मेरी 750 जो दासियां हैं मेरी सहेलियाँ वो सब आएंगी। लेकिन गोरा बादल यहाँ पे एक चाल चलते हैं कि हर एक डोली में 4 जो कहार होते हैं जो डोली उठाते हैं वहाँ पे हर एक अपना एक सैनिक लगाते हैं तथा डोली के अंदर दासी या सहेली ना बैठ के उनका एक सेनापति बैठता है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि 750 में डोली तैयार होते हैं और 4 पर डोली में 4 सैनिक और एक सेनापति बैठता है। इस प्रकार पूरा बादल जाते हैं और राजा रतन सिंह को छल के द्वारा सूझबूझ से अपने से राजा रतन सिंह को छुड़वा लेते हैं। लेकिन दोनों चचा भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के जाल में फंस के मर जाते हैं। इस प्रकार हमें जानकारी प्राप्त। लेकिन जब दूसरे बार राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी आमने सामने आते हैं दूसरी बार युद्ध में, तो यहाँ पर राजा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते जाते हैं, हमारी मातृभूमि को गोद में सो जाते हैं। यहाँ पर रानी पद्मावती को पता चलता है कि हमारे पतिदेव मारे गए, तो पद्मावती हैं वो जौहर कर लेती हैं। जौहर अकेले नहीं करते, कहते हैं उनके साथ 750 जो उनकी दासियाँ थीं, प्रमुख दासियाँ थीं, वो भी जल के राख होती हैं। जौहर उसको कहते हैं कि जब पता चल जाता है कि किसी भी प्रकार हमारे पति अब जीतने वाले नहीं है, वीरगति को प्राप्त हो गया आएंगे, तो वह जलती हुई आग की लपटों में खून जाए, उनको हम जौहर बोलते हैं। ऐसी थी हमारी महारानी पद्मावती। जब अलाउद्दीन राजा रतन सिंह को पराजित करके महल की ओर अंदर आता है तो देखता है कि चारों ओर सन्नाटा है, कहीं कुछ नहीं, राख कण बच्चे हैं
और सब खत्म हो गया। अलाउद्दीन चित्तौड़ जीत के भी हार जाता है। ऐसी थी हमारी भारत की वीर वीरांगनाएं। इस प्रकार हमें जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इसने 1207 में देवगिरी अभियान किया। किसने? अलाउद्दीन ने। सॉरी, 1307 में। कौन सा? देवगिरी देवगिरी अभियान किया। ओके, देवगिरी इसने अभियान किया। और तथा यहाँ के जो देवगिरी के शासक थे वह थे रामचंद्र। रामचंद्र की वीरता को देखते अलाउद्दीन ने उनकी राजधानी तो ले ली, लेकिन हम देखें उनको थोड़ी सी जागीरदार दी और कहा कि तुम यहाँ की आज से जागीरदार हो, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो 1309 में इन्होंने वारंगल अभियान किया। ओके, वारंगल अभियान किया। और जो वारंगल अभियान किया तो यहाँ का शासक था प्रतापरुद्रदेव। कौन था? प्रतापरुद्रदेव। प्रतापरुद्रदेव के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्रतापरुद्रदेव ने अपना जो एक सोने की मूर्ति बनवाई, लोहे की मूर्ति बनवाई, लोहे की मूर्ति में सोने की जंजीर बनवाई लोहे की, और कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन को दिया कि आज से मैं तुम्हारा गुलाम। ओके, इसके बाद हम देखें तो 1310 में हमें क्या देखने को मिलता है? जो मलिक कफूर था, इसने होलसाय वंश पर आक्रमण किया और द्वार समूह को जीत लिया। लेकिन कहीं कहीं हमें पढ़ने को मिलता है कि होलसाय वंश की जो राजधानी थी द्वार समूह, उसको नहीं जीत पाया, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि इसने जीत लिया था। ओके, अब एक चीज और हम आपको बताएं कि 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 6 साल बाद ओके, इसकी मृत्यु हो जाती है। एक चीज और हम आपको बताएं कि अलाउद्दीन के जो 4 प्रमुख सेनापति थे, जफर, नुसरत, उगल और मलिक कफूर, यह अपने जो चारों सेनापति थे या भरोसेमंद सेनापति थे, यह इनकी तुलना पैगंबरों से उस समय किया करता था। किसकी? ये चारों सेनापति कह लो या फिर इसके भरोसेमंद लोग कह लो, इनकी तुलना इससे करता था। ओके, इतिहासकार पढ़ने कहते हैं कि अलाउद्दीन ने इसे इस्लामिक शरीयत के कानूनों पर चलाने की कोशिश की। किसको? दिल्ली सल्तनत को शरीयत के हिसाब से इसने चलाने की पूर्णतः कोशिश की। ओके, तथा इसने जो सैनिक थे उनकी ड्रेस तथा जो घोड़े थे उनको दागने की परंपरा प्रारंभ की। हमें देखने को मिलता है कि पहले फोटो मोटो तो चलते नहीं थे, तो अगर उन जो सैनिक है वह कोई काम में बिजी है तो अपना लड़की को भेज देता था, लड़के को नहीं तो पिताजी को भेज देता था, ऐसी थी। तो इसने ड्रेस और वेशभूषा की प्रणाली को चालू किया। कहा जाता है कि इसने उसके हुबहू अगर मूछें हैं तो मूछे की पेंटिंग टाइप का बनाने की कोशिश करवाई थी, तथा जो घोड़े थे उस पर दागने की परंपरा की। यही घोड़ा है, अगर कोई घोड़ा कहीं और भेज दिया और वो घोड़ा से कोई और काम करा लिया, इस प्रकार की हमें देखने को मिलते हैं। तथा इसने उपज के आधार पर 50% टैक्स लगाने की भी परंपरा की प्रारंभ की। ओके, अब जो इसकी जो नीतियां हैं, साम्राज्यवाद नीतियां, आदि जो नीतियां हैं, उनको हम अलाउद्दीन की जो नीतियां हैं उनको हम कल शेयर करेंगे, जो उसकी साम्राज्यवाद नीति तथा बाजार नियंत्रण नीति।